चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस कहानी संग्रह के लेखक प्रणय प्रसून भैया एक अपनी इसमें जो पसंदीदा कहानी उसका एक अंश का पाठ करें। तो आपका स्वागत है, एक कहानी अंश का आप पाठ करें। हाँ, एक और बड़ी महत्वपूर्ण सूचना कि प्रणय प्रसून भैया के पिताजी भी आज हमारे बीच में हमारे सामने प्रथम पंक्ति में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है कि आपने ऐसा पुत्र दिया है जो साहित्य में और राजकीय सेवा में दोनों में। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम मेरा, और उसके बाद धन्यवाद। और इतने अच्छे विचार संदीप जी ने इस पुस्तक को पढ़ के और अपने विचारों को व्यक्त किया। दो तीन चीज़ें मैं पहले कह दूं, फिर मैं अंश पढ़ूंगा। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि वो क्षेत्र, रेणु का जो क्षेत्र है, वहाँ हम पले बढ़े और वहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ हमने बचपन से देखा। संयोग इतना अच्छा रहा कि मेरे पिताजी के एक ही मित्र हैं, डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर, और वो बचपन के बाल सखा मित्र हैं जो बहुत बड़े कथाकार हैं, आपको पता ही होगा, डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर जी और मेरे पापा। तो मैंने बचपन देखा साहित्यिक गतिविधियों में, कभी दिनमान साहित्य, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, ये सारी सब चीज़ें हमारे यहाँ आती रहती थी। जैसे राशन की बात चंद्र जी ने कही, तो ये चीज़ें हमने बचपन से ही ली है, तो वो स्वतः आता चला गया, इसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं किया गया। और ये मैं धन्यवाद देता हूँ योगेश जी को कि उन्होंने प्रेरित। उस दिन जतिन पहली बार अलका के घर आए। रविवार की छुट्टी थी, सब लोग घर पर ही थे। अलका ने पहले ही उनकी इतनी चर्चा कर रखी थी कि किसी को नया नहीं लगा उनका आना। इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद माँ की उत्सुकता उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने की हुई। हल्की सी आस जन्मी कि कहीं यह ईश्वर की अनुकंपा तो नहीं कि सहज ही एक अच्छा सा उपयुक्त व्यक्ति अलका के लायक जो हो उनके समक्ष उपस्थित हो गया हो। लेकिन बात कैसे शुरू की जाए? इशारे से उन्होंने पिताजी को दूसरे कमरे में बुलाया और अपने मन की बात रखी। पिताजी ने कहा, उतावलापन ठीक नहीं है, अलका से ही पूछना इस बारे में। वे दोनों कई दिनों से एक दूसरे को जान रहे हैं, यदि कोई संभावना होगी तो हम प्रयास करेंगे। माँ ने कहा, वह भला ऐसा क्यों कहने लगी? शुरुआत तो हमें ही करनी चाहिए। नाम गाम, कुल खानदान आदि की थोड़ी जानकारी तो हमें चाहिए। स्टाफ रूम की छूटी बहस फिर से अलका के ड्राइंग रूम में शुरू हो गई थी। इस बार बोलने की बारी जतिन की थी। विवाह की परिभाषा और आर्थिक दर्शन का मिला जुला वक्तव्य था उनका। वे कह रहे थे, जैसा उस दिन आप कह रही थी, विवाह केवल पुरुष और स्त्री की जरूरतों पर निर्भर नहीं है, इसकी सर्वांगीण स्वीकृति बहुत आवश्यक है। चाहे हम समाज की बात करें या परिवार की बात करें, एक पुरुष और एक स्त्री की आसक्ति तो एक दूसरे के प्रति हो सकती है, किंतु इसे स्वीकृति के साथ जोड़ना उचित नहीं और जोड़ा भी नहीं जा सकता। महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता जहां एक ओर सामाजिक उत्थान का सूचक है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक मूल्यों को छिन्न भिन्न भी कर रहा है। दायित्वों का निर्वाह अवरुद्ध हो रहा है। संबंधों में स्वार्थपरता का अपना ही महत्व होता है। कोई संबंध इस स्वार्थ के बिना बन तो सकता है, बना नहीं रह सकता। इस बार अलका चुप थी। उत्तर देने की इच्छा उसे नहीं हो रही थी। यह सारी बातें कहीं न कहीं उसे स्वयं पर कटाक्ष सा प्रतीत हो रही थी। माँ पिताजी के कमरे में प्रवेश ने विषयांतर ला दिया। माँ ने स्नेह से पूछा, जतिन बेटे, घर में सब कैसे हैं? माँ, बाबूजी और लोग? सब अच्छा है चाची जी। संक्षिप्त उत्तर
के साथ जतिन लौटने को तैयार खड़े थे। फिर कभी आने की बात कहते हुए उन्होंने आज्ञा ली। अकेले में माँ ने अलका का मन टटोलना चाहा। बेटी, जतिन तो बड़े नेकदिल इंसान लगे, आजकल ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं। लगा ही नहीं कि पहली बार वो घर आए हैं। यह तो है माँ, सबकी यही राय होती है उनके बारे में। ऐसा कहकर उसे एक अच्छी अनुभूति हुई। माँ चाहकर भी मन की बात नहीं रख पाई। जाने क्यों जतिन के साथ विवाह के प्रस्ताव के बाद की बात निकालने में उसे काफ़ी संकोच हो रहा था। इतना ही मैंने कहा, बाकी आगे क्योंकि अंश की बात थी। धन्यवाद। जिज्ञासा होगी कि इसको आगे क्या होना चाहिए। मेरा और एक, अब आप लोगों ने लेखक का नाम दे दिया है, तो